हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं इन सेंटर, जिसको हिंदी में अंत केंद्र बोला जाता है। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए, ट्रायंगल या जब भी हम त्रिभुज के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर चार सेंटर मेनली डिस्कस करते हैं, जिनके नाम होते हैं इन सेंटर। और उसके अलावा भी कुछ तीन नाम और हैं, जिनमें हम सेंट्रोइड, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के नाम से पढ़ते हैं। तो आपको सेपरेट अलग अलग वीडियो में चारों सेंटर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इन सेंटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंत्य केंद्र। अब ये क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके बारे में वन बाई वन करके डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कर लेना। और ये ऐसा पार्ट है जो मेनली बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, इसके बेसिक फंडामेंटल को लेकर। और काफी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये आगे आपके जब फाउंडेशन के रिलेटेड जो आप आईआईटी वगैरह की तैयारी करते हो तो उसमें कई सारी सी थ्योरम होती हैं, वो इम्पोर्टेंट थ्योरम उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे कौन अंतः केंद्र के लिए। तो सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। अगर एंगल बाइसेक्टर आपको समझ में आ गया तो फिर आप इन सेंटर के बारे में भी बता सकते हो। तो कोण अर्धक या कोण समद्विभाजक भी इसको बोला जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। तो किसको बांट रहा है, ये एंगल को। तो ये भी हम जानते हैं, अगर कोई एक एंगल आपको गिवन हो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक एंगल है। अब इस एंगल को अगर आप देखोगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे सपोज करिए बन रहा है। अब इसके दो मुझे समान टुकड़े करने हैं, बराबर करने हैं। तो बराबर टुकड़े करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके बीचों बीच में से एक लाइन निकालनी पड़ेगी। और ये लाइन इस तरह से जाए ताकि ये दोनों एंगल आपस में क्या आ जाए, बराबर आ जाए। तो हम क्या बोलते हैं, उसको एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो लाइन जो है ओसी, ये क्या बोली जाएगी, बाइसेक्टर बोली जाएगी लाइन। ठीक है। और हिंदी में बोलेंगे तो अर्धक। और किसका अर्धक है, कोण का है, तो इसलिए बोलेंगे इसको कोण अर्धक या कोण समद्विभाजक। कई जगह आपको कोण अर्धक भी लिखा मिलेगा। तो ये दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। हिंदी वाले जरूर समझे इसको। अब कोण अर्धक डिपेंड करता है कि आपका कोण किस टाइप का है। अगर 90 से कम है तो ये हिंदी में हम बोलेंगे न्यून कोण अर्धक, और इंग्लिश में बोलेंगे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर अगर 90 से कम है। और अगर 90 से बड़ा है तो वो एंगल होता है ऑब्ट्यूस। और फिर उसके दो समान टुकड़े करेंगे तो वो बोला जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। जैसे कि आप देखिए, ये वाला सपोज करिए एंगल है। अब ये एंगल आपको दिख रहा है कि 90 से बड़ा ही है। अब इसके दो मतलब इसको दो इक्वल पार्ट में बांटना है। तो इक्वल पार्ट में बांटने वाली लाइन जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो इसकी खासियत क्या होगी, ये दोनों बराबर टुकड़े हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर टुकड़े हो जाएंगे। तो ये ओ सी क्या हो जाएगा, मेरा एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर। और आपको डायग्राम से भी ये दिख रहा है कि ये वाला जो बाइसेक्टर है, ये बेसिकली आपका ऑब्ट्यूस एंगल यानी 90 से बड़े एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, ऑब्ट्यूस। और ये वाला 90 से कम है तो इसको एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे। और वो कैसा है, 90 से कम है। और 90 से कम को बोलते हैं एक्यूट। ठीक है। एक्यूट अगर आपको दिमाग में नहीं रहे, ठीक है, ये एक्यूट है। ठीक है। अब एक्यूट कैसे याद रखोगे, तो आपको क्यूट तो पता ही होगा। अब छोटा बच्चा क्यूट होता है तो इसे याद रख लेना, हिंदी वाले क्यूट, एक्यूट। ठीक है। अब कोण तक आपको अगर समझ में आ गए, तो ट्रायंगल के अंदर क्या होते हैं, तीन कोण होते हैं। कितने होते हैं, तीन कोण होते हैं, तभी तो त्रिकोण बोलते हैं उसको। अब इसके तीन कोणों का जो अर्धक होंगे वो बिल्कुल पॉसिबल होंगे। अब इन तीनों कोणों के जो अर्धक होंगे, ये मेनली जैसे यहाँ पे बना रहा हूँ, तो इसकी खासियत क्या होगी, ये दोनों इक्वल पार्ट में होंगे। और ऐसे ही ये अर्धक कहीं आगे निकल के जाएगा। सिमिलरली ए का जो अर्धक होगा वो आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से आगे निकल के जाएगा। तो ये दो अर्धक तो एक जगह मिलेंगे मिलेंगे इसमें, क्योंकि आपस में पैरेलल तो है नहीं। तो ये दोनों अर्धक या कोण अर्धक एक जगह मिल नहीं है। तो जिस जगह पे मिलेंगे वो पॉइंट को हम बोलते हैं इन सेंटर। क्या बोलते हैं बच्चों, इन सेंटर बोलते हैं। अब इसकी खासियत क्या होती है कि तीसरा जो
कोण अर्धक है या एंगल बाइसेक्टर है वो भी इसी से निकलता है। मतलब इसकी खासियत ये होती है कि तीसरा बाइसेक्टर भी इसी से ही निकलता है। और ये इससे इसी पॉइंट से क्यों निकलता है, या मैं ऐसे बोलूं कि तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही जगह इंटरसेक्ट करते हैं, वो ट्रायंगल के अंदर होते हैं। तो हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कि तीनों एक ही जगह इंटरसेक्ट क्यों करते हैं, बाइसेक्टर एंगल वाले बाइसेक्टर तीनों एक ही जगह क्यों मिलते हैं। एक सवाल तो ये बनना चाहिए। और फिर उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टी होती है इनके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। ठीक। तो जैसा कि मैंने आपको टॉपिक के अंदर बोला था कि इन सेंटर के बारे में बताएंगे। तो इन सेंटर की डेफिनेशन क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर इन ए ट्रायंगल। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर इन ए ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल के अंदर तीनों बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं इन सेंटर। अब इसको इन सेंटर क्यों बोलते हैं, पहले तो नाम में ही कुछ आपको क्लियरिटी मिलनी चाहिए। क्योंकि इन इस पॉइंट को अगर आप सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करें तो अंदर इधर एक सर्कल बन जाएगा और वो तीनों साइड को अंदर ही टच करता है, इसलिए बोलते हैं इन सेंटर। क्योंकि वो सर्कल का सेंटर बन के अंदर इधर तीनों साइड को टच करेगा। अब ये सब सवाल हैं अभी तुम्हारे दिमाग में मैंने डाले हैं, इनके मुझे आगे जवाब देने, तो वन बाय वन करके समझेंगे। पर पहले आपको ये सब बातें समझने से पहले एक थ्योरम प्रूव करनी पड़ेगी। तो उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको, एंगल बाइसेक्टर और थ्योरम। ये आपको यहां से समझनी है। तो ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है, तो देखिए अगर कोई भी ट्रायंगल है, जैसे एबीसी ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल के अंदर जो बाइसेक्टर होता है वो हमेशा सामने वाली साइड को किसी रेशियो में डिवाइड करेगा। जैसे ए से बाइसेक्टर आप डालोगे, ठीक है, तो ये बाइसेक्टर जहां कहीं के तो मिलेगा। अब इस बाइसेक्टर के कारण सामने वाली साइड दो भाग में बढ़ गई है, बीडी और डीसी। बीडी और डीसी में बढ़ गई है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये कहती है कि हमारा जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो सामने वाली साइड को उसी रेशियो में बांटता है जिसके कारण से ये एंगल बना हुआ है। अब आपको ये जो मैं बात बोलूं इसको मैं कुछ यहाँ पे नोटेशन वाइज समझाना चाहूंगा। यदि हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल में हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास में ये जो साइड होती है उनका एक फिक्स नाम दे रखा है जो सिंबल के तौर पे फिक्स है, जिसमें हम सी एंगल के सामने की साइड को स्मॉल सी से लिखते हैं, बी एंगल के सामने की साइड को स्मॉल बी से लिखते हैं, और ए एंगल की साइड ऑपोजिट साइड को स्मॉल ए से लिखते हैं। ये हमारा एक यूजुअल नोटेशन है जो पूरी मैथ में चलता है। तो आप यहाँ पे समझ में आना चाहिए। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये है कि यदि हमारा BD और डिवाइड DC, BD डिवाइड DC इज इक्वल टू होता है C डिवाइड बाई B। ठीक है, अब ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। इसी को मैं मतलब यहाँ पे आपके सामने उसको प्रूव करना चाहूंगा। तो इसमें तीन तरीके से इसको आप बता सकते हो, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर तीन होते हैं, एक ए की तरफ से होता है, एक बी की तरफ से और एक सी की तरफ से। अगर बाइसेक्टर मेरा ए की तरफ से जा रहा है तो ये बाइसेक्टर जाके सामने वाली साइड को डी पे मिलेगा, तो बीसी के दो टुकड़े हो जाएंगे, एक बीडी और दूसरा डीसी। तो बीडी और डीसी का जो अनुपात होगा, इंग्लिश में बोले तो रेशियो जो होगा, वो रेशियो इनकी साइड का ही होता है। ठीक है, ये सी साइड और इधर से बी साइड का रेशियो होता है। इस तरीके से इसको हम याद रखते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अगर आप हिंदी में कहीं पढ़ोगे तो ऐसा लिखा मिलेगा कि हमारा जो एंगल बाइसेक्टर होता है तो वो ट्रायंगल की सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है, बीडी रेशियो डीसी इज इक्वल टू, जिसके कारण से दोनों साइड या जिस दोनों ने ये एंगल बनाया है, तो ए बी और एसी ने मिलकर एंगल बनाया था। ठीक है, तो इसके दो पार्ट और भी है। जो बी से जा रहा होगा तो उस केस में भी कुछ बनेगा, और सी से जा रहा हो तो उसको मैं बाद में कंक्लूजन के तौर पर बता दूंगा। अभी आप इसका प्रूफ समझिए। अब देखिए यहाँ पे मुझे प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए फिर से मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा और उसके थ्रू आपको
सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने हैं कि ये आया तो कैसे आया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर मेरे पास में कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में इतना हमें पता है कि हमने ए से बाइसेक्टर डाला है, तो ए से जो बाइसेक्टर जाएगा वो कहीं की जाके डी पे मिलेगा, और उसकी खासियत ये होगी कि दोनों इक्वल एंगल होंगे। तो मान लिए दोनों एंगल मेरे क्या है, इक्वल है और एक्स है। ये हमने मान लिया यहाँ पे कि दोनों एंगल एक्स है। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से इसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। एंड कंस्ट्रक्शन मतलब हिंदी में रचना बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रचना ऐसे करेंगे कि सी से एक पैरेलल साइड मतलब पैरेलल लाइन खींचिए। सी से क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन खींचेंगे और वो इस तरह से आगे बढ़ानी है। ठीक है, ये पैरेलल है दोनों, कौन कौन, ए डी और सी से जो लाइन जा रही है, और ए से इसको आगे बढ़ाना है। अब आगे बढ़ाएंगे तो कहीं कहीं जाके इसको मीट करेगी। ठीक है, इसको आगे बढ़ाया लगातार, इसी को आगे बढ़ाया, तो ये जाके मिल रही है, वो मान लिया मेरा ई पॉइंट है। तो इसकी हेल्प से मैं इसको प्रूव करना चाहूंगा। तो हमें कॉन्सेप्ट के तौर पे कुछ बातें पता होनी चाहिए। क्या इसको प्रूव करने के लिए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए? तो कॉन्सेप्ट के तौर पे ये बात पता होनी चाहिए कि यदि हमारे पास में दो पैरेलल लाइन है, कैसी दो लाइन है, पैरेलल है। आपने सब लोगों ने ये जरूर पढ़ा होगा, अगर दो पैरेलल लाइन है और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, हिंदी में बोलते हैं तिरक रेखा, अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो इनके जो ये एंगल होते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं संगत कोण, ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये हमें पता होना चाहिए। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि इसमें सेम ही दो पैरेलल लाइन है और अगर इसको काटें तो हमारे जो अल्टरनेट एंगल होते हैं जिसमें आप कहते हो जेड बनता है, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन के बीच में जहाँ जेड का शेप बनता है तो जो इधर एंगल बनता है ये एंगल क्या होगी, बराबर हो गए। अगर थीटा है तो ये भी थीटा ही रहेगा। ठीक है, और पहला वाला कॉन्सेप्ट क्या था, अगर हमारे पास में ये संगत कोण है, इन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दो कॉन्सेप्ट इसमें काम आएंगे। अब देखिए कैसे काम आएंगे। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे इस लाइन को आगे बढ़ाया, इस लाइन को आगे बढ़ाया है, और ये दोनों लाइन आपस में कैसी है, पैरेलल है। कौन कौन सी, ए डी और सी डी। तो हमने क्या किया है, इसमें कंस्ट्रक्शन क्या किया है, हिंदी में इसको बोलते हैं रचना क्या की है। तो हमने सी ई बनाया है या ड्रॉ किया है जो कि पैरेलल है इसके एडी के। अब ये अगर दोनों पैरेलल है तो आप यहां से समझने की कोशिश करिए, ये पैरेलल दो लाइन हो गई, ये दोनों पैरेलल लाइन है, कौन सी, एडी और सीई। और अगर पैरेलल है तो आप यहां से देखने की कोशिश करिए, ये जेड बन रहा है, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये जेड बन रहा है, नहीं बन रहा है। अगर ये जेड बन रहा है तो ये वाला एंगल क्या होगा, एक्स ही होगा। क्या होगा, एक्स ही होगा। क्यों होगा एक्स, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है और ये ए सी मेरा क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है जो इसको काट रहा है। तो ये लाइन कैसी है, ट्रांसवर्सल तो है, तो जेड बन रहा है, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये आपको यहां से समझ में आना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन, आप थोड़ी देर के लिए इस एसी को भूल जाओ, आपको ऐसा दिख रहा होगा ये, ठीक है, ये ए है और ये डी है, और ये दोनों आपस में पैरेलल है। और पैरेलल के अंदर आपको एक थ्योरम और इसमें मतलब इसमें जो काम आएगी वो ये कि ये जो लाइन जा रही है तो इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखो ये वाला एंगल एक्स दिख रहा है तो ये एंगल भी क्या होगा, एक्स ही होगा। क्या होगा, एक्स के बराबर ही होगा। समझ में आ गया। अगर ये देखो, एक तो ये लाइन है और ये लाइन ट्रांसवर्सल है, तो ये आपस के दोनों कोण कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, और ये एंगल बराबर से आपको पता लग गया यहाँ पे। तो अगर लिखना हो तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि मेरा जो एंगल डी ए सी होगा और वो एंगल ए सी ई के बराबर होगा। ठीक है, ए सी ई के बराबर होगा और ये एक्स है, और क्या नाम है इसका, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, हिंदी मीडियम वाले संगत कोण। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखेंगे तो वो आपका बी ए डी। ठीक है, नहीं यहाँ पे सॉरी, ये कॉरस्पॉन्डिंग वाला नहीं है, ये अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, अल्टरनेट है, अल्टरनेट एंगल।
corresponding आप लिख रहा हूं मैं, BAD और ये आपका AEC, AEC, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये आपका कौन सा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यहां तक कहानी समझ में आ गई। अब देखिए, अब आपके इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ तक रेशियो तक जाना है, तो हमें एक और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि यदि मेरा कोई ट्रायंगल है और इसके अंदर अगर एक लाइन जिसको हम DE अगर बोल रहे हैं वो पैरेलल है BC के, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर एक साइड जो तीसरी साइड के पैरेलल बना दी जाए, जो AB और AE के अंदर कहीं पे हो, तो अगर DE पैरेलल BC है तो इसके अंदर हमेशा ये होता है AD अपॉन DB, यानी इनकी साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। अगर ये पैरेलल है DE BC के तो इसमें AD अपॉन DB इज इक्वल टू होता है AE अपॉन AC। ये हमारी थेल्स थ्योरम है। कौन सी थ्योरम है, थेल्स थ्योरम है। तो ये थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन के अंदर समझ में आना चाहिए। अगर ये किसी को नहीं पता है तो इसको भी मैं यहाँ पे ज्योमेट्री के अंदर प्रूव करवा दूंगा, बट हाँ यहाँ पे इन सेंटर समझने के लिए मुझे ये 3 कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। आपको ये एंगल वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और साथ में ये थेल्स थ्योरम का लॉजिक पता होना चाहिए। अब देखिए थेल्स थ्योरम यहाँ पे कैसे लगेगी, तो देखो हमारे पास में ट्रायंगल देखो BA। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी हम कहाँ तक पहुंचे कि ये एंगल दोनों आपस में बराबर आ गए, और अगर ये एंगल बराबर हैं, अगर ये एंगल बराबर हैं तो आप ट्रायंगल देखो ACE में, ACE में देखेंगे तो दो एंगल अगर बराबर हो तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होती है, बराबर होती है। तो आप कहोगे कि इसमें एंगल X इज इक्वल टू एंगल X है, तो उनकी ऑपोजिट साइड जो होगी वो AC इज इक्वल टू क्या होगा, AE के बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये आपका हो जाएगा आइसोस्केल ट्रायंगल, और आइसोस्केल का मतलब होता है इसकी दो साइड बराबर है, यानी हिंदी बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो AC इक्वल टू AE होगा, यानी कहीं भी जरूरत पड़ती है तो मैं AC की जगह AE डाल सकता हूं। अब आप ट्रायंगल देखिए BE और C में, ठीक है। अब इसे ट्रायंगल के अंदर क्या देखना है, तो आपको पता है कि इसमें D या AD पैरेलल है EC के, जैसे DE पैरेलल है BC के, ऐसे AD पैरेलल है EC के। और अगर ये पैरेलल है, ठीक है, AD पैरेलल है EC के, तो थेल्स थ्योरम की हेल्प से हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जो BA अपॉन AE होगा, BA अपॉन AE होगा, जैसे AD अपॉन DB है तो BA अपॉन AE होगा, वो एग्जैक्टली किसके बराबर होगा आपका, वो होगा BD अपॉन DC के बराबर, BD अपॉन DC के बराबर होगा, ठीक है। ये थेल्स थ्योरम की हेल्प से आप लिख सकते हो। अब मुझे BD अपॉन DC तो चाहिए था, जैसे क्वेश्चन में क्या चाहिए था, BD अपॉन DC, तो मैं BD को पहले लिखता हूँ और DC को बाद में लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा BA, तो इसको आप A भी लिख दो। और AE देखो, AE क्या है, AE आपका है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, AE किसके बराबर है, तो ये है आपका AE की जगह आप डाल सकते हो AC, तो यहाँ पे AC आ जाएगा। और आपको ट्रायंगल के अंदर नोटेशन वाइज पता है कि जो मेरा AB है वो बेसिकली C के बराबर है और AC की वैल्यू है वो B के बराबर है। तो आप यहाँ से फाइनली कह सकते हो BD अपॉन DC इज इक्वल टू क्या आया, C अपॉन B आ गया। और यही मुझे यहाँ पे प्रूव करना था। तो ये आपकी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एक तरीके से प्रूव हो गई है। क्या किया हमने, पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके एक CE साइड की थी, फिर दोनों एंगल बराबर कर दिए और उसके बाद में थेल्स थ्योरम अप्लाई कर दिए। तो थेल्स थ्योरम की हेल्प से आप साइड का रेशियो निकाल सकते हो। और आपको पता होना चाहिए कि रेशियो वगैरह की बात आती है तो वहां पे थेल्स थ्योरम में अप्लाई होती है, और उसके लिए आपको पैरेलल साइड की जरूरत पड़ती है। इसलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो किया था ना मैंने, रचना, उसमें पैरेलल लाइन खींची थी, अदरवाइज आपके पास में रेशियो मिल नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का जनरलाइज तरीका क्या है वो मैं आगे आपको समझाता हूँ, तो एक मिनट। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अंदर हम 3 बेसिकली रिजल्ट याद रखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 बाय 1 करके मैं बता रहा हूँ कि यदि हम ए से यहाँ पे बाइसेक्टर डाल रहे हैं तो किसी पॉइंट डी पे मिलेगा, तो यहाँ पे जो BD
जो हमने जस्ट प्रूव भी किया है, बी डी अपॉन डी सी, यानी बी डी से डी सी का जो रेशियो आएगा वो बेसिकली ये जो साइड है जिसके थ्रू एंगल बना है, ए डी बाइसेक्टर किसके थ्रू बना है, मतलब कि कौन से एंगल का बाइसेक्टर है, ए बी और ए सी साइड का, तो ये आ जाएगा आपका ए बी अपॉन ए सी के बराबर। और ए बी का जो यूजुअल नोटेशन होता है वो सी के बराबर होता है और ए सी को हम बोलते हैं बी के बराबर, तो ये बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू सी बाई बी आ जाएगा। ये तो हमने जस्ट प्रूव कर लिया था। अब दूसरा है कि यदि आप बाइसेक्टर डालते हो बी से तो किसी जगह जाके मिलेगा ई पॉइंट पे, तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, जो हमारा ए ई और डिवाइड में ई सी होगा, ए ई और ये ए सी का जो रेशियो आएगा, अनुपात आएगा, वो होगा ए ई किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ए बी के, तो ये आ जाएगा ए बी और इधर आ जाएगा बी सी। अब ए बी की वैल्यू जो होती है सी और बी सी की वैल्यू होती है ए, तो ये ए ई अपॉन ए सी इक्वल टू सी बाई ए होगा। और तीसरा जो बाइसेक्टर होगा यहाँ पे अलग से, अब मुझे ये भी समझाना है कि तीनों बाइसेक्टर एक जगह क्यों मिलते हैं। ठीक है, तीसरा बाइसेक्टर क्या हो सकता है, आप सी से अगर डाल रहे हो तो सी से बाइसेक्टर किसी जगह एफ पे मिल रहा है, तो हमारे पास में क्या आएगा, ए से एफ और एफ से बी तक का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी, और ये ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी बी के बराबर और बी सी की वैल्यू ए के बराबर। तो तीन रिजल्ट होते हैं, इनको आप प्रूव कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वाले आपको स्लाइड पे समझाया था कि हमने ए से बाइसेक्टर डाल के जिस तरह से प्रूव किया, अब आप बी से डाल के सेम कंस्ट्रक्शन करके प्रूव कर सकते हो। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब मुझे आगे आपको क्या समझाना है उस पॉइंट को मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। तो आगे हमें ये समझना है कि जो तीनों बाइसेक्टर हैं, एंगल बाइसेक्टर, ये एक ही जगह मिलेंगे, तो जिस जगह मिलते हैं उसको हम बोलते हैं बेसिकली इन सेंटर। और इन सेंटर को इन सेंटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इससे एक सर्कल बना सकते हैं जो तीनों साइड को अंदर अंदर टच करेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ते हैं तो वो यही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब यहाँ पे आपको जो रिजल्ट प्रूव करना है वो देखिए ये है कि यदि मेरे पास में कई सारे इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से निकल के आ रहे हैं, तो हम वन बाय वन करके प्रॉपर्टी यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं। तो ये दो तो पक्का है कि एक जगह मिलेगी, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट को हम इन सेंटर के लिए आई बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इन सेंटर का आई लेटर ले लिया तो आई बोला जाता है। तो यहाँ पे कहीं कहीं ये आई पॉइंट होगा जहाँ पे दोनों बाइसेक्टर मीट किए। अब तीसरा भी इसी जगह मीट करेगा, उसको बाद में प्रूव करेंगे, पर अभी क्या कह रहा हूं मैं, इस पॉइंट को आई बोलेंगे। तो ये बाइसेक्टर सपोज करिए है और डी तक गई, और ये बाइसेक्टर है और ये कहां तक गया, ई तक। तो हमें यहां से प्रूव करना है कि जो ए आई और अपॉन में आई डी होता है, ए आई से आई डी का जो रेशियो होता है वो यहां से निकल के आता है बी प्लस सी अपॉन ए। ठीक है, ऐसे बी आई अपॉन आई सी का जो रेशियो निकल के आता है, बी आई अपॉन आई ई का रेशियो, तो बी आई अपॉन आई ई का रेशियो जो निकल के आता है वो आप पे आता है ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस सी अपॉन बी। ठीक है, और तीसरा इसमें रिजल्ट होता है जो सी के रिलेटेड होता है, तो उसमें बोलते हैं सी आई और अपॉन में आई एफ। सी से देखो यहाँ पे इस जगह पे आई भी होगा, तो सी आई और अपॉन में आई एफ, ये जो निकल के आएगा वो आपका रिजल्ट आता है ए प्लस बी अपॉन सी। अब आपको देख के भी लग रहा होगा कि पता नहीं क्या रिजल्ट आंसर आपने लिख दिए। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप बिल्कुल इसमें परेशान मत होइए। ये जो रिजल्ट लिखे हैं इनको हम यहाँ पे प्रूव करेंगे बकायदा, और फिर आपको मैं समझाऊंगा। तो पहले मैंने लिख दिया कि क्या क्या मुझे प्रूव करना है। अब ये कैसे आया होगा तो इसको समझना है, इसलिए आपको जाना पड़ेगा जस्ट पिछले वाले कॉन्सेप्ट पर। अब पिछले वाला कॉन्सेप्ट क्या था,
तो देखिए पिछले वाला कॉन्सेप्ट था आपका, यहाँ पे हम जानते हैं विनो बी डी, कौन सा, बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू क्या था, देखो बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू सी बाई बी था। ये आपने प्रीवियस रिजल्ट को यहाँ पे देख लिया। अब रेशियो से हम क्या कर सकते हैं, साइड की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो देखिए ये टोटल साइड कितनी है, ए के बराबर है, और बी डी और डी सी का रेशियो कितना है आपका, है सी बाई बी। तो मैं यहाँ पे एक जो टुकड़े हैं अलग अलग, बीडी की लेंथ निकाल सकता हूँ। तो बताओ बीडी कितना आएगा, बीडी के पास में कितना आएगा, जैसे आपको खुद सोचिए, जैसे ये टोटल लेंथ है 5 सेंटीमीटर की, और उसको आपको बांटना है, सपोज करिए 3:4 में, या आप ऐसे सोचिए कि आपके पास में दो लोग हैं जिनके पास में 5 रुपए हैं और उनको 3 और 4 के अनुपात में बांटना है। तो 3 और 4 के अनुपात में हम कैसे बांटते हैं, ऊपर जैसे माना 3 वाले पार्ट निकालना है तो 3, और टोटल कितना है 8, सॉरी 7 है, टोटल कितना है 7, और इनटू में 5 कर देते हैं। इससे हमें पता लग जाता है ये वाला पार्ट आएगा वो। और अगले वाला पार्ट निकालना तो क्या करते हैं 4 अपॉन टोटल, दोनों रेशियो का एडिशन, और इनटू में 5, जिससे हमें दोनों पार्ट अलग अलग पता लग जाते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। हाँ, यहाँ पे एक और कंफ्यूजन बच्चों को होता है, वही सोचते हैं कि बी डी अपॉन डी सी लिखा है तो बी डी की वैल्यू सी के बराबर है, और ये सोचते हैं कि डीसी की वैल्यू क्या है, बी के बराबर है। देखो ऐसा लिखना तो बिल्कुल गणित के खिलाफ है, और मैं मानता हूं कि आपको बेसिक अगर फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो अपनी तरफ से कुछ अपने नियम मत बना लो। पहले आप समझिए कि ऐसा कैसे लिख सकते हैं आप बराबर में, ये तो एक रेशियो है, रेशियो एक सिंप्लीफाइड वैल्यू होती है। तो ऐसी गलती करते हैं कई बच्चे कि बी डी को सी मान लेते हैं और सी डी सी को बी मान लेते हैं। ये बाई चांस किसी जगह हो सकता है, बट हमेशा ऐसा जरूरी नहीं हो। जैसे आप देखो यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो लेंथ निकल के आ रही कितनी आएगी, 15/7 आएगी, और इधर 20/7 आ जाएगी। इसको ऐड करोगे तो फिर ये 5 बन जाएगा, बट रेशियो समझ में आए। तो यहाँ से मुझे बी डी की वैल्यू निकालनी है, तो ये रेशियो जो क्या है, ये आपका बी डी सी के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है बी डी अनुपात डी सी इज इक्वल टू है सी अनुपात बी, ये इसका मतलब होता है, ठीक है ना। और अनुपात में कभी भी बराबर नहीं लिख सकते कि सीधा जिसके सामने लिखा है उसके बराबर है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखोगे, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। अब मुझे बी डी निकालना है, तो बी डी के हिस्से में कितना आएगा, सी अपॉन दोनों का एडिशन, तो बी प्लस सी, और किसका टोटल कितनी लेंथ है, ए के बराबर, तो इतना हिस्सा आएगा क्योंकि ए को बांटना है मुझे। और ऐसे मुझे निकालना है डीसी, तो डीसी निकालना है तो डीसी के हिस्से में कितना आएगा, बी भाग आता है जब बी प्लस सी टोटल है, और किसका आएगा, वो ए का आएगा, ठीक है। खुद का अनुपात, दोनों का एडिशन, और जिसको बांटना है वो। तो बी डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, बताओ। तो बी डी की वैल्यू बच्चों आ गई हमारे पास में। तो यहाँ से आप ये समझ गए कि बी डी की जो वैल्यू है मेरे पास में है वो ए सी अपॉन बी प्लस सी है, ठीक है। और ऐसे डी सी की वैल्यू निकालेंगे, वो है ए बी अपॉन बी प्लस सी। और मैं मानता हूँ आप में से कई बच्चों को ये अभी पहली बार समझ में आया होगा कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो बिल्कुल ये इसी तरीके से रेशियो में लेंथ लिखी जाती है, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बच्चों, बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको लेंथ दे रखी होगी और ये साइड की लेंथ दे रखी है, और पूछा गया है ये दोनों टुकड़े हुए क्या लंबाई के आएंगे। तो यहाँ से आपको बी डी और सी डी या डी सी की वैल्यू समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हमें यहाँ से बाकी आगे वाला रिजल्ट प्रूव करना है, तो इसके लिए मैं जस्ट नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे आगे मुझे निकालना क्या है बच्चों, तो मुझे यहाँ पे जो प्रूव करना है रिजल्ट, वो तो ये है मेरा, क्या रिजल्ट प्रूव करना है, ए आई और अपॉन में आई डी इज इक्वल होता है बी प्लस सी बाई ए। तो यहाँ पे जो मैंने वैल्यू निकाली बी डी और डी सी, इनको डायरेक्टली इधर लिख लिया मैंने, बी डी और डी सी, ये तो जस्ट पिछले वाले रिजल्ट ही हमने यहाँ पे लिख लिए। अब देखिए ए आई अपॉन आई डी निकालना है, ठीक है। तो ये वाली साइड को हम क्या बोल रहे थे, आपको पता है जस्ट सी बोला था, और ये मेरी लेंथ बी के बराबर होती है, और इधर हमने ये दोनों के पार्ट अलग अलग निकाल लिए, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हमें पता लग गए। अब इसमें आप जस्ट इसका आधा पार्ट पकड़ लो, कौन सा वाला पार्ट, ये केवल हाफ वाला पार्ट पकड़ लो, दिख रहा है, ये ए बी और
ये डी है, और इधर कहीं आई है, यहाँ पे क्या है, आई है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मिला दिया जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक मिला दिया जाए, तो ये बी से आई तक ये मेरा क्या है, ये कौन अर्धक ही तो है, ये क्या है, कौन अर्धक है। ये वाली लेंथ कितनी है, सी, और ये वाली लंबाई कितनी है मेरी, तो बी डी की लंबाई है आपकी ए सी अपॉन बी प्लस सी। अब आप एक बार फिर से एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाओ, बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो सामने वाली साइड को उसी रेशियो में बांटता है जिसके कारण से ये एंगल बने या बाइसेक्टर बना हुआ है जिसका। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अगर लगाएंगे तो एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम की मदद से, यहाँ पे जस्ट पहले भी हमने पढ़ रखा है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि आपकी ये बी डी और डी सी का जो रेशियो आएगा वो ए बी और ए सी के रेशियो में आएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे अगर अप्लाई करूं तो ए आई अपॉन आई डी का जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, जिसके कारण से ये एंगल बाइसेक्टर बना है। तो एंगल बाइसेक्टर किससे बना है, ए बी और बी डी के बराबर बना है। तो ए बी और यहाँ पे बी डी, इसको फिर से लिखेंगे ए आई अपॉन आई डी। अब ए बी क्या है बताओ, तो ए बी की वैल्यू बच्चों आपकी सी है, और बी डी की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे ए सी अपॉन बी प्लस सी है क्या नहीं। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से सी तो कट जाएगा और नीचे वाला पार्ट ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा बी प्लस सी अपॉन ए, क्या हो जाएगा बी प्लस सी अपॉन ए। तो ए आई अपॉन आई डी की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, बी प्लस सी अपॉन ए आ गई, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो रिजल्ट मैंने स्टार्टिंग में बोला था वो समझ में आ गया होगा कि ए आई अपॉन आई डी क्या निकल के आएगा, बी प्लस सी अपॉन ए। ठीक है, अब इसी प्रकार बाकी भी आपके आ जाएंगे। इसी प्रकार जिस तरीके से मैंने ये प्रूव किया है, इसी प्रकार आपका यहाँ से अगर दूसरा बनाए तो ये ई तक जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आई बी, या से बोल दो बी आई अपॉन में आई ई, बी आई अपॉन आई ई। अब इसको याद रखने की ट्रिक समझिए, देखिए ये बाइसेक्टर किस पे डल रहा है, बीसी पर। बीसी की लेंथ कितनी है, टोटल ये ए के बराबर है। तो जिसके ऊपर बाइसेक्टर डलता है उसके डिवाइड में वही साइड आती है ए। देखो ए आई अपॉन आई डी, ये किसके ऊपर डला है, बीसी के ऊपर, तो नीचे ए है। बीसी की लंबाई कितनी, ए के बराबर है भाई, ए के सामने वाली साइड को ए बोलते हैं, तो अपॉन में ए और ऊपर बी प्लस सी। अब ये बाइसेक्टर किस पे डला है, ए सी के ऊपर, तो ए सी की लेंथ तो डिवाइड में आएगी, तो बची क्या, यहाँ पे बच गई ए प्लस सी, तो ये ए प्लस सी ऊपर आ जाएंगे। और ऐसे सी आई और आई एफ लिखेंगे, तो सी से जाएगा वो ए बी के ऊपर बाइसेक्टर है और ए बी क्या है, सी है, तो यहाँ पे सी डिवाइड में आ जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएंगे, ए प्लस बी आ जाएंगे। ठीक है, तो याद रखने की ट्रिक भी आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जो मेरे बाइसेक्टर होते हैं उसमें आप डिवाइड में क्या लिखते हो, जिसके ऊपर बाइसेक्टर डलता है ए। इधर बाइसेक्टर बी पे डला है तो बी लिखेंगे, ये डला है सी पर तो सी मतलब सी साइड लेंथ पे बात कर रहा हूँ, तो नीचे है, उसके अलावा बचे हुए दो ऊपर आ जाएंगे, राइट। तो ये यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। अब इसके और कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या आ सकते हैं वो ध्यान से समझना। अब देखो लास्ट में एक हमें कंफ्यूज नहीं करें, इसलिए डायरेक्टली आप कभी कंपेयर मत करना, बी आई इज इक्वल टू ए प्लस सी नहीं लिखोगे और आई इक्वल टू बी ही नहीं लिखोगे। ये एक अनुपात है और अनुपात में कभी भी हम बराबर नहीं लिखते हैं, तो इसको आप इस तरह से याद रखें, ए आई अनुपात आई डी इज इक्वल टू है बी प्लस सी अनुपात ए या रेशियो ए। ठीक है, ये पहला रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट क्या है, बी आई रेशियो आई ई है और वो कितना है, ए प्लस सी और रेशियो बी के बराबर है। और तीसरा जो रिजल्ट है बच्चों आपका वो है सी आई रेशियो आई एफ और ये आपका ए प्लस बी और रेशियो सी के बराबर। तो ये हमने अभी तक पढ़ लिया है, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और बाइसेक्टर थ्योरम के रिलेटेड आपको पता लग ही गया। बाइसेक्टर थ्योरम के रिलेटेड हमने क्या समझा था, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, तो इसको भी आप थोड़ा सा इस तरीके से दिमाग में रखें कि बी डी का जो रेशियो होगा वो डीसी के साथ में आएगा, वो उसी अनुपात में आएगा जिसका ये बाइसेक्टर है, तो सी अनुपात बी के बराबर आएगा। इस वाले रेशियो को लिखेंगे ए ई अनुपात और ई सी लिखेंगे
तो ये आ जाएगा सी रेशियो ए। और तीसरा वाला, सॉरी यहाँ पे मैं वापस से डिवाइड में लिख दिया, तो ए ई रेशियो ई सी। तीसरा वाला है आपका ए एफ रेशियो एफ बी और इक्वल टू आ जाएगा बी रेशियो ए। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इनके रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। देखिए, यदि मेरे पास में यहाँ पे आई जो है वो आपका इन सेंटर है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ए आई अपॉन आई डी इक्वल टू 5/2 है, बी आई अपॉन आई इज इक्वल टू 3/1 है। तो पूछा है सी आई अपॉन आई एफ क्या होगा, ठीक है। तो किसी ट्रायंगल के रिलेटेड ये बात हो रही है और यहाँ पे सी आई अपॉन आई एफ निकालना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका जो अप्रोच रहेगा वो आपको यहाँ से ही पता होना चाहिए। तो इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे कि हम जानते हैं ए आई अपॉन आई डी, ए आई अपॉन आई डी, ए से बाइसेक्टर जा रहा है और बी सी पे डलेगा, तो डिवाइड में तो ए आना है, तो ऊपर क्या आएगा बी प्लस सी आ जाएगा। और एक क्वेश्चन में कितना दे रखा है 5/2 दे रखा है। तो यहाँ से आपके पास में आ गया बी प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 5/2। ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। अब दूसरा आपको बी आई और रेशियो आई दे रखा है, बी आई अपॉन आई ई, ये दे रखा है 3/1। कितना दे रखा है 3/1 दे रखा है। अब ये अगर 3/1 दे रखा है तो ये बी से जा रहा है, तो बाइसेक्टर एसी पे डला होगा और एसी की लेंथ क्या होती है। अब ये बाइसेक्टर इसके ऊपर डला है एसी के ऊपर, तो एसी की जो लंबाई होती है वो क्या होती है बी के बराबर होती है। किसके बराबर होती है बी के बराबर। ये नोटेशन तो पता है, इधर ए होगा और ये वाला होता है आपका सी के इक्वल टू। तो यहाँ से बी आई अपॉन आई की जगह रखूंगा, तो मैंने ट्रिक जो बताई थी कि जिसके ऊपर बाइसेक्टर डलता है वो बटे डिवाइड में रखता है। तो यहाँ पे डिवाइड में बी रहेगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका ए प्लस सी आ जाएगा और ये कितना है 3/1। अब मुझे फाइंड क्या करना है सी आई अपॉन आई एफ। तो यहाँ से बेसिकली आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उससे आप फाइनली निकाल सकते हो। तो यहाँ पे वैल्यू निकालने का जो तरीका रहेगा वो इन दोनों को सॉल्व करिए। तो ये जो इक्वेशन दे रखी है इक्वेशन 1, इसमें अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो बेसिकली लॉजिक लगाया जाता है वो लॉजिक इस तरह से, मतलब इस तरह से होता है कि आप देखिए, मैं जो यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ वो ध्यान से देखना आप क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर दोनों साइड में 1 ऐड कर लें, क्या करते हैं दोनों साइड में 1 ऐड, तो यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद में क्या हो जाएगा बी प्लस सी प्लस ए और अपॉन में ए हो जाएगा। तो यह आ जाएगा आपका 7/2। इसको सॉल्व करने की कई सारी ट्रिक है, पर अभी आप देखिए यहाँ पे ये यहाँ से आएगा। और अगर इक्वेशन सेकंड इसको लिखें और इसमें भी 1 ऐड कर दें दोनों साइड में, क्या कर दें 1 ऐड कर दें दोनों साइड में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए प्लस सी प्लस बी और अपॉन में बी, और ये आ जाएगा आपका 4/3। कितना देगा 4/1 सॉरी। अब ये ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि देखो यहाँ पे भी ये आपका b प्लस सी प्लस ए बन रहा है और ऊपर भी यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी यानी सेम वैल्यू बन रही है। अब यहाँ से आगे सॉल्व करने का जो अप्रोच रहेगा उसमें ये दोनों जगह आप देखो वैल्यू अलग अलग है, दोनों जगह क्या है वैल्यू अलग अलग है। अब इनको सेम कैसे किया जाता है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ज्यादा कैलकुलेशन वगैरह में भी दिक्कत है। तो एक तरीका तो ये होता है कि अगर यहाँ पे 7 है और इधर 4 है तो दोनों डायरेक्टली कंपेयर तो कर नहीं सकते हो, तो आप 7 इधर है तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना चाह रहा हूँ ये बी प्लस सी, इसको लिख देते ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और अपॉन में ए। तो इसको क्या करो ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो कितना हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाई 2, और इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे आप उसी से यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी, और इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया मैंने ऊपर नीचे 4 से किया, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और इधर मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे 7 से, तो 7 से ये 28 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 7।
इससे क्या होगा, इससे आप देखो दोनों की वैल्यू न्यूमरेटर में बराबर है, ठीक है, ये 28 है, इधर भी 28 है, तो ये डायरेक्टली अब ये आप कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 रेशियो में, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मेरा ए रेशियो बी, या ए की वैल्यू जो यहाँ से बन के आएगी वो 8 आ जाएगी और बी की वैल्यू आ जाएगी 7। अब ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 28 है, तो ए प्लस बी प्लस सी आपका हो जाएगा 28। अब देखो ए और बी मेरा 8 और 7 है, तो मैं यहाँ से इन दोनों को अगर इस तरह पुट कर लूँ, ठीक है, तो मुझे सी मिल जाएगा 8 और 7 15, और 28 में से 15 गया तो कितना हो जाएगा 13, तो सी की वैल्यू आ गई आपकी 30। तो ये इस तरीके से होता है, ये अनुपात वाला खेल है जो आपको यहाँ से आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब एबीसी आ गए, तो हम जानते हैं जो सी आई और आई एफ होता है, सी आई और आई एफ, सी से बाइसेक्टर डालेंगे, वो किस पे डालेंगे एंगल बाइसेक्टर, ए बी पर, जो कितना है सी के, तो सी तो डिवाइड में आएगा और ऊपर आ जाएगा आपका ए प्लस बी। अब ए प्लस बी कितना है, तो आप ए प्लस बी देखोगे तो 8 प्लस 7 और ये 13 है, तो 15/13 आ जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया वो समझ में आ गए होंगे। इसका एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसके अंदर आपको ये तीनों बाइसेक्टर एक ही जगह क्यों मिलते हैं इसके बारे में भी समझाऊंगा, और फिर वो इन सेंटर बनेगा, उसकी रेडियस का क्या वैल्यू निकल के आएगा, और साथ में इन सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होंगे उन कोऑर्डिनेट को हम कैसे लिखेंगे, और काफी कुछ प्रॉपर्टी होगी जो स्पेशल ट्रायंगल है, जैसे कि राइट एंगल है या आइसोस्केल ट्रायंगल है, तो इनके अंदर इन सेंटर की क्या खासियत होती है उनके बारे में भी आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, नेक्स्ट भी आप जरूर देखना। यहाँ तक मैंने आपके बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, जिसमें इन सेंटर के रिलेटेड मैंने एंगल बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम पढ़ाई है। ठीक है, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इन सेंटर और इन सेंटर की प्रॉपर्टीज। थैंक यू।